अध्याय 6 राजमहल की दावत। दोस्तों, अब तक आप रिबन की एशिया टाइम की कहानी के कई रोचक मोड़ देख चुके हैं। जरूर बताइए कि अब तक की यात्रा आपको कैसी लगी। अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। उस शाम महल में एक दावत का आयोजन किया गया था। कारण ये था कि अगले दिन कियारा का पहला युद्ध था। उसके पिता राजा महावीर ने इस अवसर पर एक छोटा सा उत्सव रखा था। असल में वो इसे बहुत भव्य बनाना चाहते थे, पर कियारा ने स्वयं आग्रह किया था कि ये दावत केवल परिवार के बीच ही सीमित रहे। कियारा अपने कक्ष में दावत के लिए तैयार हो रही थी। उसने आज गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो उसकी आभा को और निखार रहा था। अब तक उसे अपने इस नए शरीर और रूप की आदत भी पड़ चुकी थी। पिछले 1 महीने में उसने महल की लाइब्रेरी में जाकर कई नई बातें सीख ली थीं, विशेष रूप से माया और राजकीय रहस्यों के बारे में। हालांकि महल में एक गुप्त पुस्तकालय भी था, जहां जाने की उसे अभी अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि वो अब भी बहुत छोटी समझी जाती थी। कियारा जानती थी कि जब वो उच्च विद्यालय की परीक्षा पास करेगी, तभी उसे उन रहस्यों तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी। शाम का समय हो चुका था। राजमहल में मंत्रोच्चार और भजन की ध्वनि गूंज रही थी। कियारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने कमरे से बाहर निकल आई। आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ, राजकुमारी की गरिमा में लिपटी हुई, वो भोजन कक्ष की ओर बढ़ चली। भोजन कक्ष आज विशेष रूप से सजाया गया था। दीवारें चमक रही थीं, हर कोने में फूलों की सजावट थी और कुछ नए पौधे भी लगाए गए थे, जिनसे वातावरण में सुगंध और ताजगी भर गई थी। वहां से आती पकवानों की मनमोहक खुशबू पूरे हॉल को महका रही थी। कियारा ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसके पिताजी राजा महावीर अभी तक नहीं आए थे। वो आगे जाकर अपनी जगह बैठ गई। तभी उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ी, जो आपस में बातें कर रही थीं और बीच बीच में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थीं। कियारा ने उन्हें पहचान लिया। यही वे लड़कियां थीं जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं और उसे नाकारा बेटी कहकर चिढ़ाती थीं। इसलिए उसने उन पर ध्यान न देते हुए चुपचाप अपनी जगह संभाली। वहां राखी भी मौजूद थी, एक समझदार, शांत स्वभाव की लड़की, जो महल के महामंत्री की बेटी थी। वो खुद को कियारा की बड़ी बहन जैसा समझती थी। बाकी लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थीं। ग्रेटर दैन, देखो ना, कितनी घमंडी हो गई है ये। राजा की बेटी है तो क्या मतलब है इतना घमंड दिखाने का? राखी मुस्कराते हुए बोली। ग्रेटर दैन, अरे वो अभी नादान है, तुम लोग बुरा मत मानो, मैं जाकर बात करती हूँ। कियारा अब भी भोजन कक्ष के मुख्य द्वार की ओर देख रही थी, क्योंकि वहीं से उसके भैया और पिताजी आने वाले थे। तभी राखी तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी और कुछ ऊंची आवाज में बोली, ताकि आसपास के सभी लोग सुन सकें। ग्रेटर दैन, कियारा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते कहती हूँ, तुम्हें ऐसे सबको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये ठीक नहीं है। तुम्हें अब बचकानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कोमलता और राजकुमारी जैसी विनम्रता आनी चाहिए। राखी के शब्द सुनकर आसपास बैठे लोग आपस में बुदबुदाने लगे। ग्रेटर दैन, सही कहती है राखी, कितनी समझदार है वो, अपनी छोटी बहन का कितना ख्याल रखती है। पर कियारा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस द्वार की ओर देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद की और मन ही मन बोली, ग्रेटर दैन, कितनी भोली बनती है, सब दिखावा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, राखी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी की कोई दूसरी पत्नी भी है और तुम उनकी नाजायज औलाद हो, जो खुद को मेरी बड़ी बहन कह रही हो। याद रखो, तुम महामंत्री की बेटी हो और हमारे बीच इतना भी रिश्ता नहीं कि तुम मुझे सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया। कियारा ने आगे कहा, ग्रेटर दैन, अगर तुम्हें सच में मेरी इतनी फिक्र होती
तो तुम्हें ये भी पता होता कि तुम्हारी वही सहेलियां मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। तुम्हें सब मालूम है, फिर भी तुम उनके साथ हंसती हो। तो बताओ राखी, अब बताओ कौन है असली राजकुमारी और कौन है दिखावे की। राखी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर झट से बोली, ग्रेटर दैन, मेरा कोई इरादा नहीं था राजकुमारी को ठेस पहुंचाने का, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राखी की ड्रेस का एक हिस्सा मेज के कोने में फंस गया और जब वह पीछे हटने लगी तो उसका संतुलन बिगड़ गया। कियारा ने बहुत तेजी से हल्की सी टांग अड़ा दी, इतना सूक्ष्म कि किसी को पता भी नहीं चला। राखी जोर से धप की आवाज के साथ गिर गई। पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा। सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राखी शर्म से लाल हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए झुककर बोली, ग्रेटर दैन, मुझे क्षमा करें राजकुमारी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। और बिना किसी से कुछ कहे सिर झुकाए धीरे धीरे वहां से निकल गई। कियारा ने उसकी जाती हुई पीठ की ओर देखा और मन ही मन बोली, ग्रेटर दैन, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। राजा का आगमन। कुछ ही देर में सभागृह के विशाल द्वार खुले। 2 लंबे छायानुमा व्यक्ति अंदर आए। पहले राजा स्वयं और उनके साथ कियारा का भाई। उनकी चाल में एक ऐसा रुतबा और तेज था कि पूरे महल का वातावरण उनके प्रवेश मात्र से बदल गया। सब दरबारी खड़े हो गए और सभागृह में एक गंभीर पर गौरवपूर्ण सन्नाटा छा गया। कियारा ने उन्हें देखा। वह उठी, आगे बढ़ी और झुककर अभिवादन किया। राजा के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जिसमें स्नेह भी था और गर्व भी। ग्रेटर दैन, तो हमने अपनी राजकुमारी को ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? राजा ने स्नेह भरे स्वर में कहा। कियारा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, पिताजी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए प्रतीक्षा कर सकी। राजा हंसे। वो उस हंसी में पिता का स्नेह झलक रहा था। फिर उन्होंने अपने बड़े पुत्र की ओर इशारा किया, देखो, हमारी कियारा अब कितनी समझदार हो गई है। राजा ने स्नेह भरे स्वर में कहा। कियारा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताजी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए प्रतीक्षा कर सकी। राजा की घोषणा। राजा अपने सिंहासन की ओर बढ़े। वो विशाल सिंहासन सुनहरी धातु से बना था, जिस पर नीले रत्न जड़े हुए थे। ये नीलवंश की पहचान थी। राजा ने बैठते हुए अपनी तलवार निकाली और एक हल्की कट की आवाज पूरे सभागृह में गूंज उठी। उस आवाज में शक्ति और परंपरा दोनों झलक रहे थे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, आज की यह दावत केवल आनंद के लिए नहीं है। ये हमारी पुत्री राजकुमारी कियारा की विदाई का उत्सव है। कल वह उच्च विद्यालय की महान प्रतियोगिता के लिए निकलेंगी, जहां उसे अपने साम्राज्य का गौरव बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सभा में बैठे लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, ग्रेटर दैन, मुझे अपनी बेटी की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। वो इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगी और नीलवंश का नाम ऊंचा करेगी। इसलिए आज की यह रात्रि केवल दावत नहीं, हमारी आशाओं और आशीर्वादों की रात्रि है। सभा में एक गूंज उठी, जय नीलवंश, जय राजकुमारी कियारा। राजा ने अपना प्याला उठाया, जिसमें हल्की नीली मदिरा थी, और बोले, ग्रेटर दैन, ये प्याला हमारी बेटी के नाम। सभी दरबारी, योद्धा और अतिथि खड़े हो गए, प्याले ऊंचे उठाए और एक साथ बोले, ग्रेटर दैन, राजकुमारी की जय हो। दावत का आरंभ। संगीत गूंज उठा। सैकड़ों प्रकार के व्यंजन सजाए गए थे। सुनहरी थालों में रखे फल, नीले कटोरों में मीठे पेय और सुगंधित पकवान जो केवल शाही परिवार के लिए बनाए जाते थे। कियारा अब थोड़ा सहज हुई। वह धीरे धीरे भोजन क्षेत्र की ओर चली, जहां दासियां और रसोइये हाथ जोड़कर खड़े थे। वहां हर तरह का भोजन था, मसालेदार फलाहार, मीठी रोटियां और एक विशेष पकवान जो नीले फूलों के रस से बना था। कियारा एक एक करके चखती रही।
हर निवाले में उसे एक नई अनुभूति हो रही थी, जैसे उसने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा हो। वो हल्के से मुस्कराई और मन ही मन बोली, ग्रेटर दैन, शायद यह इस दुनिया की सबसे सुंदर बात है। यहाँ सब कुछ इतना स्नेह भरा है। उसे ये भी एहसास हुआ कि इस दुनिया ने उसे धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया है और वह भी इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। उसके भीतर छिपे दुख, अकेलापन और डर धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। उनकी जगह एक नई शांति और अपनापन ने ले ली थी। कियारा अब मुस्कराते हुए चारों ओर देख रही थी। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, संगीत बज रहा था और महल की दीवारों पर दियों की लौ नाच रही थी। उसे पहली बार लगा कि ग्रेटर दैन, हाँ, शायद अब मैं वाकई जी रही हूँ। अंतिम पंक्ति। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। संगीत अब मध्यम हो चला था और आकाश में नीले चांद की रोशनी फैल गई थी। कियारा ने आसमान की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, ग्रेटर दैन, धन्यवाद पिता, और धन्यवाद उस शक्ति को जिसने मुझे यह नया जीवन दिया। मैं वादा करती हूँ, अब की बार मैं इसे पूरी तरह जीऊंगी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कियारा की असली यात्रा, जहाँ महल की चमक के पीछे छिपे रहस्य और उसके भाग्य की परीक्षा उसे एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं। अध्याय 7, विदाई की सुबह। सूरज की पहली किरणें महल के ऊंचे गुंबदों पर पड़ रही थीं। नीले और सुनहरे पत्थरों से बने उस राजमहल की दीवारें ऐसे चमक रही थीं, जैसे खुद आसमान ने अपनी रोशनी उस पर उंडेल दी हो। हवा में हल्की ठंडक थी और आकाश में उगता सूरज एक नई शुरुआत की घोषणा कर रहा था। कियारा अपने कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। आज उसका चेहरा पहले से कुछ अलग लग रहा था। आंखों में दृढ़ता, होठों पर हल्की मुस्कान और भीतर एक अनकही बेचैनी। उसने अपने सामने रखे योद्धा के वस्त्रों को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण वस्त्र नहीं थे, ये रॉयल आर्मर थे, जिनमें जादुई सुरक्षा की शक्ति निहित थी, जो केवल नीलवंश की संतानों को ही मिलती थी। योद्धा का वेश। कियारा ने घुटनों के नीचे तक आने वाला एक गहरे नीले रंग का फ्रॉक जैसा वस्त्र पहना, जो हल्का था पर बेहद मजबूत। उसके ऊपर उसने एक कसकर फिट की गई जैकेट पहनी, जो चमड़े और जादुई धातु के मिश्रण से बनी थी। जैकेट के किनारों पर सुनहरी नक्काशी थी और पीछे बाईं ओर एक हुकदार स्लॉट था, जहां उसकी तलवार टिकनी थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। आज वो एक राजकुमारी नहीं, एक योद्धा थी, जो अपने परिवार और राज्य के गौरव के लिए निकलने वाली थी। उसके बाल हल्के से खुले थे और माथे पर एक छोटी नीली बिंदी चमक रही थी। नीलवंश का प्रतीक चिन्ह। महल के द्वार पर, महल के मुख्य द्वार के सामने पूरा परिवार खड़ा था। राजा, राजकुमार और कुछ मुख्य सैनिक। सभी के चेहरे पर गर्व और चिंता दोनों थे। कियारा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए वहां पहुंची। उसके कदमों की आहट महल के संगमरमर पर गूंज रही थी। राजा ने उसकी ओर देखा, मुस्कराए और बोले, ग्रेटर दैन, तो हमारी राजकुमारी अब तैयार हैं अपनी यात्रा के लिए? कियारा ने सिर झुकाकर कहा, ग्रेटर दैन, जी पिताश्री, मैंने हर तरह की तैयारी कर ली है। देव, जो उसके ठीक बगल में खड़े थे, बोले, लेकिन अब तक तुमने यह नहीं बताया कि तुम किस विद्यालय में जाना चाहती हो। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन, भैया, जहां मेरा भाग्य ले जाएगा वहीं मेरा विद्यालय होगा। देव ने ठहाका लगाया, बिल्कुल पिता जैसी बात कह दी तुमने। राजा ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे निर्णय पर कोई शक नहीं है पुत्री, तुम एक साहसी योद्धा हो। और याद रखना, जब भी तुम्हें कठिनाई लगे, अपने पिता को स्मरण करना। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक चमकदार नीले पत्थर वाला लॉकेट निकाला। उन्होंने उसे कियारा के गले में पहनाया और बोले, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये जादुई है, तुम्हारे पिता का अंश इसमें है। जब भी तुम संकट में होगी, बस इसे अपने हृदय से लगाकर मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो।
कियारा की आंखों में नमी आ गई, पर उसने आंसू नहीं गिरने दिए। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद पिताजी, मैं इसे कभी अपने से अलग नहीं करूंगी। जादुई उपहार, उल्लू, नोरन। राजा ने फिर ताली बजाई। एक दास आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक सफेद उल्लू बैठा था, जैसे बर्फ से तराशा गया हो। आंखें नीले रत्नों की तरह चमक रही थीं। राजा ने कहा, ये तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसका नाम है नोरन। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। यह एक जादुई संदेशवाहक है। चाहे तुम जहां भी हो, ये तुम्हारे संदेश को सुरक्षित पहुंचाएगा। ये हर दिशा को जानता है, विशेषकर उत्तर दिशा, जो हमेशा तुम्हें मार्ग दिखाएगी। जब भी तुम खो जाओ, बस उत्तर दिशा की ओर देखना, और नोरन तुम्हें सही राह पर ले जाएगा। कियारा ने हाथ बढ़ाया। नोरन ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा। उसके हल्के पंखों की सरसराहट ने जैसे कियारा के दिल को छू लिया। वो मुस्कुराई, बोली, आपका धन्यवाद पिताजी। नोरन, अब तुम मेरे साथी हो। नोरन ने अपनी आंखें झपकाईं, मानो उसने यह बात समझ ली हो। तलवार की आत्मा। अब देव आगे आए। उन्होंने कहा, राजकुमारी, अब तुम्हें अपने सबसे सच्चे साथी से परिचय करवाना होगा। उन्होंने कियारा की तलवार की ओर इशारा किया। वो तलवार चमक रही थी, जैसे उसके भीतर कोई जीव हो। कियारा ने उसे आगे किया। देव ने कहा, ये तलवार तुम्हारे साथ तुम्हारे जन्म से जुड़ी है। नीलवंश के हर योद्धा की तलवार में एक आत्मा होती है। ये तुम्हारी साथी है, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा दर्पण। लेकिन ये तभी बोलेगी जब तुम इसे दिल से स्वीकार करोगी। फिर उन्होंने तलवार के मूठ पर कुछ जादुई पत्थर जड़े, हल्की रोशनी फैली और तलवार से एक धीमी सी ध्वनि निकली। कियारा ने चौंककर तलवार की ओर देखा। महावीर मुस्कराए। ग्रेटर दैन, समय आने पर ये तुमसे बात करेगी, तुम्हें सिखाएगी और शायद तुम्हारी रक्षा भी करेगी। कियारा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और अपने भाई के गले लग गई। ग्रेटर दैन, धन्यवाद भ्राताश्री। प्रस्थान। अब समय आ गया था। राजा ने अंतिम बार अपनी बेटी को देखा, गर्व, स्नेह और थोड़ी चिंता के साथ। कियारा ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। ग्रेटर दैन, आपका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा कवच है पिताजी। राजा ने उसका सिर थपथपाया। ग्रेटर दैन, सदैव विजयी रहो पुत्री। कियारा अपने सुनहरे घोड़े के पास पहुंची। वो एक अद्भुत प्राणी था, जिसके शरीर पर हल्की सुनहरी चमक थी और रयाल में नीली रेखाएं थीं। कियारा ने लगाम थामी, घोड़े की गर्दन सहलाई और बोली, ग्रेटर दैन, चलो आर्यन, अब हमारी यात्रा शुरू होती है। घोड़ा हिनहिनाया और कुछ ही क्षणों में दौड़ने लगा। कियारा ने पीछे मुड़कर देखा। राजा, देव और पूरा महल धीरे धीरे धुंध में खो रहा था। उसके दिल में हल्की टीस थी, पर साथ ही गर्व भी। वह जानती थी, यह विदाई किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की प्रस्तावना थी। अंतिम दृश्य। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। नीले आकाश में उजाला फैल गया था। कियारा अपने घोड़े पर सवार उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही थी, जहां उसका भाग्य, उसके सपने और शायद उसका असली युद्ध उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद उसका जादुई यंत्र अचानक सक्रिय हो जाता है। यंत्र, मशीन जैसी आवाज। नमस्ते मालकिन जी। कियारा चौंककर, तुम इतने दिनों से चुप क्यों थे? यंत्र, मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने निष्क्रिय कर दिया था, पर अब सब कुछ सामान्य है। कियारा, इसका मतलब कोई मेरी यात्रा पर नजर रख रहा है। धीरे धीरे सूरज की किरणें अपने ढलते हुए रंगों के साथ धरती को सुनहरी बना रही थीं। कियारा अपनी सुनहरी घोड़ी आशा पर सवार 3 घंटे से लगातार सफर कर रही थी। हवा उसके चेहरे से खेल रही थी और उसकी आंखों में एक चमक थी, एक नए सफर की, नई उम्मीदों की। वो सोचती है, अब तो मैं अपने गांव से बहुत दूर आ गई हूँ। ये जगह तो किसी और ही दुनिया जैसी लग रही है।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे एहसास होता है कि यह गांव अलग है। यहाँ के लोग न तो पूरी तरह अच्छे लगते हैं न बुरे। ये गांव अच्छाई और बुराई दोनों का संगम था। लोगों ने अलग अलग रंग के वस्त्र पहने थे, कई सफेद और नीले रंग के, तो कई पूरी तरह काले। कियारा मन ही मन मुस्कुराई। तो यह वो जगह है जहाँ दोनों दुनियाएं मिलती हैं, अच्छाई और बुराई साथ साथ। थोड़ा आराम करने के लिए वो घोड़े से उतरती है। घोड़े की रस्सी को अपने हाथ में थामे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका उल्लू ओरिन उसके कंधे पर बैठा था, पर लगता था कि अब उसे भी थोड़ा आराम चाहिए। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक सुंदर सा रेस्टोरेंट दिखता है, लकड़ी का बना हुआ। बाहर नीली लालटेनें जल रही थीं और भीतर से लोगों की बातें, हंसी और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। वो अपने घोड़े को पार्किंग क्षेत्र में बांध देती है और वहां के रखवाले से कहती है, कृपया ध्यान रखना, ये घोड़ा मेरा साथी है, इसे अच्छे से खाना देना, मैं लौटकर देखूंगी। रखवाला सिर झुकाकर कहता है, जैसा आदेश राजकुमारी। कियारा हल्के से मुस्कुराती है, राजकुमारी नहीं, सिर्फ एक यात्री समझो। वो अंदर जाती है। रेस्टोरेंट लोगों से भरा था। हर टेबल पर गहमागहमी, कुछ हंसी मजाक, कुछ बहसें। कियारा को पहली बार लगा कि यहाँ कोई उसे राजकुमारी नहीं कह रहा, कोई झुक नहीं रहा। यह एहसास उसे सुकून देता है। वो एक खाली टेबल पर बैठती है, ऑर्डर देती है और साथ ही ओरिन के लिए कुछ कीड़े मंगवाती है। थोड़ी देर में उसका खाना आता है, सुगंध इतनी प्यारी कि जैसे भूख और बढ़ जाए। पर तभी एक जोर की आवाज आती है। रेस्टोरेंट के बिलिंग काउंटर पर एक भारी भरकम आदमी काले वस्त्रों में एक नन्हे बच्चे को धक्का दे रहा था। वो चिल्लाता है, तुम जैसे घटिया लोग यहाँ आने लायक नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम कहते हो पैसा नहीं है। वो बच्चा लगभग 10 साल का, पतला दुबला, डर से कांप रहा था, आंखों में आंसू, होंठ सूखे हुए। वो आदमी अपनी मुट्ठी उठाता है, पर उसका हाथ रुक जाता है। कियारा ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। उसकी आंखों में आग थी, पर आवाज शांत थी। रुको। वो आदमी गुर्राता है, ये मामला तुम्हारा नहीं है। लड़की, दूर हट जाओ। कियारा की निगाहें ठंडी पड़ती हैं। वो धीरे से कहती है, जब अन्याय हो तब चुप रहना भी अपराध है। इतना कहते ही वो आदमी फिर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पर इस बार कियारा एक झटके में उसका हाथ मोड़ देती है। हड्डी के टूटने की आवाज आती है। आदमी चीख पड़ता है। पूरा रेस्टोरेंट चुप हो जाता है। कियारा कहती है, अगली बार किसी मासूम पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना। और हाँ, तुमने 3 मुद्रा का कर्ज कहा था। वो अपनी थैली से 3 सोने की मुद्रा निकालती है और टेबल पर रखती है, इतनी जोर से कि टेबल हिल जाती है। लो, अब ये बच्चा तुम्हारा ऋणी नहीं रहा। फिर वो बच्चे के पास झुकती है। क्या तुम ठीक हो? बच्चा डरते हुए सिर हिलाता है। कियारा मुस्कुराती है, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। वो उसे हाथ पकड़कर उठाती है और अपने टेबल पर बिठाती है। कुछ देर चुप्पी रहती है। फिर कियारा उसका नाम पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा धीरे से कहता है, सिद्धार्थ। कियारा मुस्कुराती है, बहुत सुंदर नाम है, सिद्धार्थ। वो उसे खाना ऑफर करती है। पहले तो सिद्धार्थ मना करता है, पर जब कियारा प्यार से कहती है, थोड़ा सा खा लो, नहीं तो तुम्हें ताकत कैसे मिलेगी, तो वो धीरे धीरे खाना शुरू करता है। रेस्टोरेंट के कोने में बैठे कुछ लोग ये सब देख रहे थे। 5 लोग, जिनके कपड़े पूरी तरह काले थे, उनके चेहरों पर नकाब और आंखों में अजीब सी चमक। उनमें से एक, जो सबसे आगे बैठा था, कियारा को गौर से देख रहा था। शायद उसकी आंखों में कुछ और ही एहसास था। उसका साथी मुस्कुराकर कहता है, देखा, पहली बार किसी अच्छी दुनिया वाले को किसी बुरे की मदद करते देखा है। पीछे बैठी लड़की कहती है, या तो वो सच में अच्छी है
या फिर दिखावा कर रही है? मुख्य लड़का सिर्फ मुस्कुराता है। शायद हमें इसका जवाब कल मिलेगा। और फिर सब धीरे धीरे वहां से उठ जाते हैं। कियारा ये सब महसूस कर रही थी। उसने उन सब की आंखों में कुछ अजीब सी आग देखी थी, जो आने वाले दिनों में शायद उसके रास्ते से टकराएगी। भोजन खत्म करने के बाद वह बाहर निकलती है। सिद्धार्थ भी उसके साथ आता है। दीदी, अब मैं अपने घर जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। कियारा मुस्कुराती है। ठीक है छोटे योद्धा, अपने माँ बाप को बता देना कि आज तुम्हारा दिन कितना खास था। सिद्धार्थ खिलखिलाता है। आप भी जीतिएगा दीदी, मैं दुआ करूंगा। कियारा हल्के से सिर हिलाती है। धन्यवाद सिद्धार्थ। वो अपने घोड़े आशा के पास जाती है, उसकी अयाल पर हाथ फेरती है और कहती है, चलो दोस्त, अब हमारी मंजिल पास है। शाम ढल चुकी थी। आसमान में तारों की चमक शुरू हो गई थी। लगभग 2 घंटे बाद कियारा उस जगह पहुंचती है जहां सभी योद्धाओं के लिए कैंप लगे थे। अलग अलग रंगों के टेंट, मशालों की रोशनी, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की हंसी। वो जगह किसी महोत्सव से कम नहीं थी। कियारा एक छोटा सा कैंप किराए पर लेती है, भोजन मंगवाती है और रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखती है। कल मेरा असली सफर शुरू होगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ओरिन उसके पास आकर बैठता है और बाहर रात की ठंडी हवा आने वाले कल के रहस्यों को अपने साथ लिए बह रही थी। क्या कियारा कल की प्रतियोगिता में पास होगी? क्या वो काले वस्त्र वाले लोग फिर उससे टकराएंगे? और आखिर उसका असली रिबन ऑफ टाइम उससे कब मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए रिबन इन एशियन टाइम, अगला अध्याय। चैप्टर 8, परीक्षा का दिन, शक्ति और संयम का पहला इम्तिहान। रात की ठंडी हवा अब धीरे धीरे सुबह की सुनहरी किरणों में बदल रही थी। कियारा, जो पिछले दिन लंबा सफर तय कर चुकी थी, आज बहुत जल्दी उठ चुकी थी। उसकी आंखों में चमक थी, एक योद्धा की चमक, जो अपने पहले असली इम्तिहान के लिए तैयार थी। उसने अपना रॉयल वॉर ड्रेस पहना था, नीले और सुनहरे रंग का संयोजन। उसके कंधे पर ओरिन उल्लू बैठा था, जो उसे हमेशा शुभ संकेत देता था। कियारा अपने कैंप के बाहर आई थी कि तभी मैदान की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। लाउडस्पीकर में एक योद्धा की आवाज गूंज रही थी, ग्रेटर दैन। सभी योद्धाओं को सूचित किया जाता है, अपनी अपनी पंक्ति में खड़े हो जाइए। आपकी पहचान अक्षरों अल्फाबेट्स के अनुसार होगी। क्रमशः अ से शुरू होकर जेड तक सभी समूह बुलाए जाएंगे। भीड़ में शोर और उत्साह फैल गया। हर तरफ योद्धा, कुछ सफेद और नीले वस्त्रों में, तो कुछ काले और भूरे रंग के। स्पष्ट था, ये परीक्षा अच्छी और बुरी दोनों दुनियाओं के योद्धाओं की साझा परीक्षा थी। कियारा ध्यान से सुन रही थी। जब के अक्षर पुकारा गया, वह धीरे से आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसकी निगाह दूर एक कोने में जाती है। वह 5 लोग जो उसने रेस्टोरेंट में देखे थे, वही अब यहाँ खड़े थे, उसी काले परिधान में, उसी रहस्यमयी आभा के साथ। कियारा के मन में विचार आता है, तो ये भी उसी परीक्षा में हैं। मतलब ये सफर केवल एक लक्ष्य नहीं, एक टकराव भी लेकर आया है। वह गहरी सांस लेती है और अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर बाद मैदान में गूंजती है बड़े घंटे की आवाज, टन टन टन। सभी योद्धा एकदम शांत। हवा में एक तनाव है, एक ऊर्जा, एक रोमांच। मंच पर खड़ा संचालक घोषणा करता है, ग्रेटर दैन। अब आरंभ होता है पहला युद्ध चक्र। समूह अ के योद्धा मंच पर आएं। मैदान में पहली भिड़ंत शुरू होती है। लोहे की तलवारों की टकराहट, हवा को चीरती आवाजें, धरती पर पड़ती तलवार की चिंगारियां। कियारा ध्यान से सब देख रही थी। कुछ योद्धाओं की तकनीकें उसे आकर्षित करती हैं। कोई हवा में छलांग लगाता है, कोई पैरों से जमीन की ताकत खींचता है। ये लोग तो सच में योद्धा हैं, वो मन ही मन सोचती है। कुछ देर बाद उसकी बारी आती है।
अब मंच पर आएंगी कियारा, उच्च राज्य की प्रतिनिधि। पूरा मैदान तालियों और जयघोष से गूंज उठता है। वह गहरी सांस लेती है, अपने पिता द्वारा दिया हुआ लॉकेट छूती है और धीरे से बुदबुदाती है, पिताजी, अपनी आशीर्वाद दीजिए। वो अपनी तलवार बाहर निकालती है। चमकती हुई नीली धार जो सूरज की किरणों को परावर्तित कर रही थी। मैदान के दूसरी ओर से आता है उसका प्रतिद्वंदी, काले वस्त्रों में लिपटा, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घृणा। वो हंसते हुए कहता है, अच्छी दुनिया की राजकुमारी, देखते हैं तेरे रक्त का रंग कितना पवित्र है। कियारा शांत स्वर में जवाब देती है, लहू का रंग सबका एक ही होता है, पर इरादे अलग होते हैं। बड़ा घंटा बजता है। टन, युद्ध शुरू। दोनों तलवारें हवा में टकराती हैं। पहली ही वार में उसकी ताकत महसूस होती है। वो लड़का क्रोध से भरा हुआ था, हर वार जानलेवा, हर वार घृणा से भरा। लेकिन कियारा शांत थी, संयमित थी। वो हर वार को रोकती, मोड़ती, पलटती। उसकी चाल में लय थी, उसकी आंखों में नियंत्रण। लड़का झल्लाकर चिल्लाता है, क्या तू डर गई है राजकुमारी? कियारा हल्के से मुस्कुराती है, मैं डरती नहीं, सोचती हूँ, और जब सोचकर वार करती हूँ तो जीत पक्की होती है। इतना कहते ही वो एक तेज मोड़ लेती है, अपनी तलवार को घुमाती है। धातु की चमक बिजली सी कौंधती है। एक ही पल में उसका प्रतिद्वंदी नीचे गिरता है। उसकी तलवार दूर जा गिरती है और उसकी आंखों में आश्चर्य। पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है। भीड़ तालियां बजा उठती है। कियारा, कियारा, कियारा। मंच पर बैठे गुरुजन आपस में देखने लगते हैं। उनमें से एक गुरु सफेद दाढ़ी और नीली पोशाक में अपनी आंखों में चमक लेकर कहते हैं, ये लड़की, इसने केवल युद्ध नहीं जीता, इसने स्वयं पर नियंत्रण दिखाया है। दूसरा गुरु कहता है, अगर यह हमारी संस्था में आए तो यह इतिहास रचेगी। कियारा शांत मन से झुकती है। उसकी सांसें तेज हैं, पर चेहरा स्थिर है। वो जानती है, ये तो बस पहला राउंड था, अभी असली रास्ता बाकी है। वो अपनी जगह लौटती है, अपनी तलवार को म्यान में रखती है और आंखें बंद करके आसमान की ओर देखती है। धन्यवाद पिताजी, आपकी सीख आज काम आई। लड़ाई की आवाजें थमती हैं और एक रहस्यमयी सुर में नैरेटर बोलता है, ग्रेटर दैन। कियारा ने अपनी पहली जीत हासिल की है, पर ये तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाली परीक्षा केवल उसकी ताकत नहीं, उसके दिल की भी होगी। क्या वो अगले युद्ध में भी टिक पाएगी? अब दूसरा मुकाबला शुरू होता है। स्पीकर से नाम पुकारा जाता है, डाक दुनिया से आए हुए प्रलय। कियारा के कानों में जैसे बिजली सी दौड़ गई। प्रलय, ये नाम सुनते ही उसका दिल एक अजीब एहसास से भर गया। न जाने क्यों, ये नाम उसके भीतर कोई पुरानी याद जगा रहा था, कुछ जाना पहचाना सा, कुछ अधूरा सा। कियारा ने नजर उठाई। स्टेडियम के बीचों बीच एक लंबा, चौड़े कंधों वाला योद्धा खड़ा था। उसका पूरा शरीर काले कवच में ढका हुआ था और आंखों में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। घंटी बजते ही वो हवा की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसके सामने वाला योद्धा कुछ समझ ही नहीं पाया। केवल एक वार और सब खत्म। वो योद्धा बेहोश होकर गिर गया। भीड़ एक बार फिर दहशत में थी। सबने देखा, ऐसा तेज योद्धा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कियारा मन ही मन फुसफुसाती है, इतनी ताकत, इतना रहस्य, ये व्यक्ति कौन है? जब प्रलय मैदान से बाहर जा रहा था, वो कियारा के पास से गुजरा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुमसे लड़ने में बहुत मजा आएगा, छोटी लड़की। कियारा के कदम ठिठक गए। वो मन ही मन बोली, छोटी लड़की। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि उसका कोई मजाक उड़ाया। वो कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटी लड़की कहने की, मैं छोटी कहाँ से दिखती हूँ। उसकी मुठियाँ कस गईं, आंखों में आग जल उठी थी। दूसरा राउंड खत्म होता है। आधे योद्धा बाहर हो चुके थे। कियारा एक बार फिर जीतती है और आखिरकार उसका चयन होता है।
महान जैकपॉट विद्यालय में, वो विद्यालय जहां सिर्फ सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही दाखिला पा सकते हैं। कियारा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसका सपना पूरा हुआ था। वो अब एक महान योद्धा बनने की राह पर थी। पर उसके दिल के कोने में एक सवाल था, क्या अगली लड़ाई मेरी और प्रलय की होगी? आगे क्या होगा? क्या कियारा और प्रलय की टक्कर सिर्फ युद्ध होगी, या उनके बीच कुछ और गहराई छुपी है? जानिए अगले धमाकेदार एपिसोड में। रीबॉर्न इन एशियन टाइम चैप्टर 9, प्रलय की परछाई। रीबॉर्न इन एशियन टाइम चैप्टर 9, रहस्यमयी मुलाकात। नरेटर्स जेंटल टोन, सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि हमारी नायिका कियारा आखिरकार अपने सपनों का विद्यालय, जैकपॉट विद्यालय, पा चुकी है। यह वही स्थान था जहां से सबसे महान योद्धा तैयार होते हैं। आज का दिन विशेष था। मैदान में सिर्फ 20 योद्धाओं का चयन हुआ था, जबकि हजारों ने हिस्सा लिया था। कियारा जब सूची देखती है तो चौंक जाती है। जैकपॉट विद्यालय के लिए सिर्फ 6 योद्धा चुने गए थे, और उन 6 में से 5 वही रहस्यमयी लोग थे जो उसे पहले भी रेस्टोरेंट और युद्ध में दिख चुके थे। उन सबके सामने खड़े थे एक वृद्ध पुरुष, लंबी मूंछें, तेज आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। यही थे गुरुदेव वंशधर, जैकपॉट विद्यालय के महान आचार्य। कियारा उनके पास जाती है, प्रणाम करती है और कहती है, गुरुदेव, आपने मुझे चुनकर मुझे सम्मानित किया। मैं आभारी हूँ और वचन देती हूँ कि आपकी शिक्षा का मान रखूंगी। वंशधर मुस्कुराते हैं, तुम बहुत प्यारी और साहसी हो पुत्री। तुम में आग है और उस आग को दिशा देने का काम हमारा होगा। कियारा हल्का सा मुस्कुराती है, पर मन में सोचती है, ये बाकी 5 कितने शांत और ठंडे हैं। ना कोई हाव भाव, ना कोई बात। सच में ये इमोशनलेस रोबोट्स जैसे लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं, विद्यालय तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। हम चाहें तो अपने माया जादू से पल में पहुंच सकते हैं, पर कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें हमें पालन करना ही होता है। यात्रा ही सबसे बड़ी शिक्षा है। फिर सब तैयार होते हैं। गुरुदेव अपनी सजी हुई डोली में बैठते हैं। बाकी 5 रहस्यमयी योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, और कियारा अपने सुनहरे नीले घोड़े पर बैठकर चल पड़ती है। सूरज ढलने लगता है। धीरे धीरे जंगलों और घाटियों से होते हुए सब एक स्थान पर रुक जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, रात बहुत हो गई है, यहीं विश्राम करेंगे। सेवक तंबू लगाते हैं। भोजन की तैयारी होती है। कियारा भी उतरती है, अपने घोड़े को आराम देती है और खुद कैंप के पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद वही 5 रहस्यमयी योद्धा वहां आते हैं। वे अपने काले चोगे उतारने लगते हैं। कियारा अनजाने में उनकी ओर देखने लगती है। धीरे धीरे जब सबके चेहरे सामने आते हैं तो बीच में बैठा एक युवक उसकी नज़र खींच लेता है। लंबा, चौड़े कंधों वाला, काले जैकेट में, नीली आंखों वाला वो युवक, वो और कोई नहीं, प्रलय था। उनकी नजरें मिलती हैं। कियारा का दिल धड़कने लगता है, तेज और तेज। वो मन ही मन सोचती है, ये क्या हो रहा है? ये अजीब एहसास क्यों हो रहा है? उसी वक्त प्रलय हल्का मुस्कुराता है। वो अपनी आंखें हटा लेता है, पर कियारा का दिल अब भी अस्थिर था। उसके पास बैठी एक लड़की व्यंग्य से बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि अच्छी दुनिया के लोग भी इतने ताकतवर हो सकते हैं कि जैकपॉट विद्यालय में पहुंच जाएं। कियारा हल्की मुस्कान देती है, कुछ नहीं कहती। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। कुछ देर बाद सब भोजन करते हैं। रात गहराती है। सब अपने अपने तंबू में सो जाते हैं, लेकिन कियारा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे एक अजीब बेचैनी हो रही थी। रात के सन्नाटे में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके तंबू के पास खड़ा है। धीरे से उसने आंखें खोलीं और देखा, एक साया उसके ऊपर झुका हुआ है। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी सांसें महसूस हो रही थीं, गर्म, गहरी और बेहद करीब। कियारा कुछ कह पाती उससे पहले वो साया झुकता है
और उसके होठों को छू लेता है। कियारा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो उसे धकेलने की कोशिश करती है, पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो, वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, गाल लाल पड़ जाते हैं और वह गहरी सांस लेकर अचानक चिल्लाती है, कौन है वहाँ? चारों ओर सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं। वो उठकर चारों ओर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं था। वो धीरे धीरे बैठ जाती है, दिल थामकर सोचती है, क्या ये सपना था या सच में कोई था यहाँ? उसका दिल अब भी कांप रहा था। वो खुद से हंसने की कोशिश करती है। हे भगवान, मैं इतनी पागल कब से हो गई? फिर वो करवट लेकर लेट जाती है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल एक चेहरा, वही रहस्यमयी आंखें, वही एहसास बार बार लौट रहे थे। स्वर धीमे म्यूजिक के साथ नरेशन समाप्त। आखिर कौन था वो? क्या वो सच में प्रलय था या कोई और शक्ति जो कियारा के करीब आ रही है? जानिए अगले रोमांचक अध्याय में। रीबॉर्न इन एशियन टाइम चैप्टर 10, सपनों की छाया। क्लैपरबोर्ड रीबॉर्न इन एशियन टाइम चैप्टर 10, रहस्यमयी शुरुआत। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कियारा को एक अजीब और बेचैन कर देने वाला सपना आया। पर अब नई सुबह थी और इस सुबह के साथ शुरू होने वाला था उसका असली सफर, जैकपॉट विद्यालय का। कियारा जल्दी उठ चुकी थी। सभी योद्धा अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े थे। 5 दिन की यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। पूरे रास्ते में कियारा ने उन 5 रहस्यमयी लोगों से दूरी बनाए रखी। ना कोई बात, ना कोई सवाल, बस एक अनकही झिझक थी उसके भीतर। शायद उसे खुद नहीं पता था कि क्यों वो उनके करीब नहीं जाना चाहती। संध्या ढलते ढलते वे सब एक विशाल लोहे के गेट के सामने पहुंचते हैं। गेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जैकपॉट विद्यालय, जहां से बनते हैं संसार के रक्षक। गुरुदेव हंसराज अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हैं और कहते हैं, अब समय आ गया है बच्चों, यहीं से शुरू होगी तुम्हारी नई यात्रा। इस विद्यालय में आकर सब बराबर हो जाते हैं। कोई अंधकार का, कोई प्रकाश का नहीं, सिर्फ एक विद्यार्थी। फिर वो अपनी आंखें बंद करते हैं, मंत्र उच्चारित करते हैं, और जैसे ही वो लाठी जमीन पर थूकते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। अंदर का दृश्य देख कियारा की आंखें चमक उठती हैं। एक भव्य महल जैसा विद्यालय, नीले पत्थरों से बना, ऊंचे ऊंचे बुर्ज और हर ओर चमकते क्रिस्टल लैंप्स। घोड़ों की टापों की आवाज उस विशाल आंगन में गूंज रही थी। कियारा मन ही मन सोचती है, यही वो जगह है जिसके लिए मैंने सपना देखा था। थोड़ी देर बाद सब एक जगह रुकते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अब से तुम सबका मार्गदर्शन यहाँ के शिक्षक करेंगे। मेरा काम यहीं तक था, हम अगली बार क्लास में मिलेंगे। वो मुस्कुराकर अपनी डोली में बैठते हैं और धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। अब बची थीं केवल वो 6 चुने हुए विद्यार्थी, कियारा और वे 5 रहस्यमयी योद्धा। सभी को दाखिले के लिए एक एक पर्ची दी जाती है। कियारा अपना नाम लिखती है और उसे एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा था, कक्षा बी सेक्शन, कक्ष क्रमांक 302, साझेदार निर्धारित। वो पर्ची को ध्यान से पढ़ती है, पर साझेदार का मतलब नहीं समझती। धीरे धीरे वो अपने कमरे की ओर बढ़ती है। कमरा सुंदर था, 2 बिस्तर, एक ऊपर और एक नीचे, एक बड़ी खिड़की जिससे हल्की हवा अंदर आ रही थी। कियारा मुस्कुराती है, अपना सामान रखती है और फिर खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती है। पूरा विद्यालय रात की रोशनी में जगमगा रहा था। वो अपने बिस्तर पर बैठती है, कागज और पेन निकालती है और अपने पिता को पत्र लिखती है। ग्रेटर दैन, प्रिय पिताजी, मैंने जैकपॉट विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। ये जगह जादुई और भव्य है। आप चिंता न करें, मैं सुरक्षित हूँ। वो पत्र को बांधती है और अपने छोटे उल्लू को देकर कहती है, जाओ, पापा तक पहुँचा देना। उल्लू धीरे धीरे उड़ जाता है
और कियारा चैन की सांस लेकर लेट जाती है। रात गहराती है। कियारा को महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। धीरे से वो आंखें खोलती है। सामने एक साया, वही काले कपड़ों वाला व्यक्ति जो 5 लोगों में से एक था, उसके बिस्तर के पास बैठा था। कियारा घबराकर उठ बैठती है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो साया शांत स्वर में कहता है। इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं तुम्हारा रूम पार्टनर हूँ। कियारा हैरान, क्या लड़का और लड़की एक ही कमरे में रह सकते हैं? वो हल्के से मुस्कुराता है। यहाँ नियम थोड़े अलग हैं। राजकुमारी, डर तो नहीं लग रहा? कहीं मेरे जैसी हैंडसम शक्ल देखकर खुद पर काबू न खो बैठो। कियारा झट से अपनी चादर सिर तक खींचती है और गुस्से में कहती है, अपनी बकवास बंद करो और अपने बिस्तर पर जाओ, मुझे सोने दो। वह हंसता है, हल्के से अपने हाथ के इशारे से कमरे की लाइट बंद कर देता है। जैसे कोई जादू किया हो, कमरे में बस एक हल्की नीली रोशनी रह जाती है। कियारा उस रहस्यमयी मुस्कान को देखती है और मन में सोचती है, कहीं ये वही तो नहीं, मेरे सपने वाला। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती है और बैकग्राउंड में वही नीली चमक दीवार पर झिलमिलाती रहती है। दोस्तों, कियारा का नया जीवन अब शुरू हो चुका है, पर उसके साथ ही उसके सपने और उसका अतीत अब एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। क्या सच में प्रलय उसका रूम पार्टनर है? क्या वही साया था जिसने उसे उस रात छुआ था, या फिर कोई और रहस्य छिपा है इस विद्यालय की दीवारों में? जानिए अगले रोमांचक एपिसोड में। रीबॉर्न इन एशियन टाइम, चैप्टर 11, रहस्यमय विद्यालय का पहला दिन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीबॉर्न इन एशियन टाइम की इस अद्भुत और रहस्यमय कहानी में। यह कहानी है कियारा की, एक साहसी योद्धा राजकुमारी की, जो अपने भाग्य और पुनर्जन्म की राह पर निकलती है, जहां उसे मिलता है प्रलय, एक रहस्यमय और शक्तिशाली योद्धा, जिससे उसकी तकदीर अनजाने बंधन में बंध जाती है। इसमें ऐस, जादू और युद्ध की दुनिया, प्यार, बदला और रहस्यमय सपनों की गाथा, एक योद्धा राजकुमारी की आत्मा की यात्रा। अगर आपको फैंटेसी, मैजिक और रोमांटिक कहानियां पसंद है तो यह कहानी आपको जरूर छू जाएगी। मिल्की वे। पूरा वीडियो देखिए और डूब जाइए कियारा और प्रलय की दुनिया में। बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग डाउन। अगर कहानी पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें कि आपका पसंदीदा पल कौन सा था, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगला धमाकेदार चैप्टर आप मिस न करें। रात के सन्नाटे में गूंजे एक पुकार, बीते जन्म की यादें लाती इस बार। कियारा के दिल में जलती एक लाऊ, बाग लिखे जिसने अब वही तो कहे क्यों। रोबोन इन एक्शन टाइम, एक नई सुबह एक नई राह, तू फिर से उठे राख से बने राजकुमारी, तू ही आगा। तेरी आंखों में है जादू की छां। तेरी आंखों में है जादू की छां।